हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल पेपर। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स ये आपका बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, एमकॉम सभी विषयों के लिए और साथ ही साथ जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का संकलन है। तो चलिए देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर में कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने सेट किए हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम की कौन सी धारा में कहा गया है कि आवेदकों और केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान की गई पूरी राशि कर कटौती के लिए लागू होगी। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 80 CC H इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यय जिसके लिए एक ही दिन में डैश राशि से अधिक की राशि का नकद भुगतान किया जाता है अस्वीकार्य है। एक सिंगल डे में, तो डिटेल में समझेंगे, एक सिंगल डे में कितनी धनराशि अगर कैश या कैश में पेमेंट कर रहे हैं या बियरर चेक के माध्यम से कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड हो जाएगी। तो यह धनराशि 10,000 रुपये की है। यह धनराशि 10,000 रुपये की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये ध्यान रखेंगे बेटा, चाहे एक पार्टी का एक सिंगल बिल हो या मल्टीपल बिल हो, एक ही दिन में अगर उसको हम 10,000 रुपये से अधिक, 10,000 या उससे अधिक का नकद में भुगतान कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा, 100% डिसअलाउड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10,000 या इससे ज़्यादा का भुगतान है तो उस केस में हमारे को कैश और बियरर चेक के अलावा अन्य फॉर्म यानी कि अकाउंट पे ही चेक, भीम यूपीआई, अकाउंट पे ही चेक, इनके माध्यम से भुगतान करेंगे तो ये एक्सपेंसेस अलाउड है। इनके अलावा कैश में या बियर चेक के माध्यम से करेंगे तो यह पूरी की पूरी धनराशि डिसअलाउड हो जाएगी। एक्सेप्शनल केस है, अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की नेचर है हमारी तो उस केस में यह धनराशि 35,000 रुपये की है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। यदि वह 17 वर्ष 7 महीने 8 दिन की सेवा पूरी कर लेता है तो पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या कितनी मानी जाएगी। बेटा सैलरी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है तो इसको ऐसे समझेंगे, ग्रेच्युटी जो प्राप्त होती है, सबसे पहले समझेंगे सरकारी कर्मचारी को अगर ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो वह कर मुक्त है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आती है गैर सरकारी कर्मचारी। तो गैर सरकारी कर्मचारी के केस में हमारे को ध्यान रखना है कि उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है 1972 अधिनियम लागू होता है यानी कि उसके अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी बात ऐसे याद रखेंगे, अगर कर्मचारी हमारा कहना मानता है, रूल रेगुलेशन मानता है, बात कर रहे हैं अधिनियम की तो अधिनियम के अंतर्गत आता है यानी कि वो रूल रेगुलेशन मानने वाला है। और जो व्यक्ति कहना मानता है, रूल रेगुलेशन को मानता है, उसको बेनिफिट ज़्यादा दिया जाता है और जो नहीं मानता उसको बेनिफिट कम दिया जाता है। तो ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे उसकी सर्विस पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखेंगे, पार्ट ऑफ द ईयर यानी कि जितने वर्ष सेवा करी उसमें अगर 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा का सेवा करता है तो उसे कंप्लीट वर्ष माना जाएगा। तो उसी से संबंधित पॉइंट है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ दे रहे हैं, क्या कह रहा है, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। यदि वह 17 वर्ष 7 महीने 8 दिन की सेवा पूरी कर लेता है तो पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या कितनी मानी जाएगी। ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जब वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आता है, कहना मानता है, तो उसे बेनिफिट ज़्यादा देना है। तो सिंपल सी बात है, हमारे को ये देखना है कि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा अगर काम कर रहा है तो पूरा साल माना जाएगा, बेनिफिट ऐड कर दिया जाएगा। तो कंप्लीटेड वर्ष कितने दिए हुए, 17 प्लस पार्ट ऑफ द ईयर 6 महीने या उससे ज़्यादा है तो एक साल बढ़ा देंगे, तो टोटल जो माना जाएगा वो 18 वर्ष माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, करमुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, यह धारा 10 के अंतर्गत किया गया है, एग्जम्प्टेड इनकम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया एग्जाम में कि पूंजी लाभ उदित होता है, कैपिटल गेन अराइज ऑन। तो ध्यान रखेंगे पूंजी लाभ
पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर उदित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, किस धारा के तहत दूरसंचार सेवाओं के संबंध में कटौती की अनुमति दी गई है? तो धारा 35A(b)(b) इसके बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के लिए रिटर्न की ई फाइलिंग अनिवार्य है जहां डैश सेक्शन के तहत खातों का ऑडिट किया जाना है? तो सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं 44A(b), ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंटेंजिबल एसेट के केस में अमूर्त संपत्ति के मामले में डेप्रिसिएशन का रेट कितना होगा? तो अमूर्त संपत्ति के केस में डेप्रिसिएशन का रेट 25% होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इनकम टैक्स लॉ के अनुसार अगर हमने संपत्ति को 180 दिन से कम समय हमने प्रयोग किया है तो नियम यह कहता है कि जो निर्धारित दर है उस निर्धारित दर का 50% जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर संपत्ति को 180 दिन से ज़्यादा हमने प्रयोग किया है तो उसके लिए पूरे साल का जो भी उसका निर्धारित दर है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे यह नहीं कहा कि तो ये मान के चलेंगे कि हमने एसेट को है जो 180 दिन से ज़्यादा यूज किया है। अगर क्वेश्चन में कह दे अमूर्त संपत्ति को जिसको 120 दिन हमने प्रयोग किया है मूल्यह्रास की दर क्या होगी? तो वैसे तो अमूर्त संपत्ति पर इंटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन का रेट 25% है, क्योंकि 180 दिन से कम किया है तो उस केस में यहाँ पर 12.5% लिया जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नाबालिग बच्चे की आय को माता या पिता की आय के साथ जोड़ने पर कितने रुपए की छूट मिलती है? तो इसका आंसर है 1500 रुपये की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यदि नाबालिग बच्चे की आय हो रही है तो माता और पिता दोनों में जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी उस पेरेंट की आय में बच्चे की आय को शामिल किया जाता है। यदि बच्चे की आय 1500 रुपये तक है तो इस 1500 रुपये की धनराशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो उन्हें छूट मिल जाएगी। 1500 से ज़्यादा है तो ये ध्यान रखेंगे माता या पिता जिसकी आय ज़्यादा है उसकी आय में उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयकर अधिनियम पारित किया गया था? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला, तो ध्यान रखेंगे 1961 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 मार्च 2024 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए प्रारंभिक व्यय के प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के 1 लाख रुपए खर्च किए हैं, स्वीकृत कटौती कितनी होगी? तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जितने भी किए हैं उसका 1/5 करेंगे तो वो छूट मिलती है। तो 1 लाख का 1/5 आएगा 20,000 रुपये। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेपर के अंदर ध्यान रखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की जो अमाउंट दिया उसका 1/5 स्वीकृत छूट होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्ता कैसा होता है? तो संसद के सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता जो है कर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रबड़ के उत्पादन से आय होने पर ऐसी आय का कितने प्रतिशत भाग कृषि आय माना जाता है? एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा 65% भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भुगतान डैश को किया जाता है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा? सरकार को, आरबीआई को या धारा 10 उपधारा 23C के तहत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड को? तो उपरोक्त सभी को यदि हम भुगतान करते हैं तो टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टीडीएस, तो इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति में शामिल होगा? इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यक्ति, ए पर्सन इंक्लूड, एक व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल की जो श्रेणी है उसके अंदर कौन शामिल होगा? एक व्यक्ति की परिभाषा के अंदर इंडिविजुअल शामिल होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ शामिल होगा। ABCD में से कौन सा इसका सही आंसर है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति की परिभाषा में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और प्रत्येक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आय की परिभाषा क्या है? तो आय की परिभाषा सम्मिलित करती हुई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्लूसिव। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से प्रत्यक्ष करों को पहचानिए। बेटा ध्यान रखेंगे, टैक्स हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर ये इम्पोज किए जाते हैं, जिसके ऊपर लगाए जाते हैं, उसका भुगतान वही व्यक्ति करता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का जो अल्टीमेट बर्डन होता है वो लास्ट कंज्यूमर पर होता है, या ये कहे कि इनडायरेक्ट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो हमारे से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण बताने, डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी कैसी होती है? तो सरकारी प्राप्त कर्मचारी को जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो पूर्णतः कर मुक्त होगी, फुल्ली एग्जम्प्टेड होगी। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा कर्मचारी द्वारा प्राप्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम छूट प्राप्त राशि कितनी होगी? मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है छटनी पर मुआवजे के मामले में छूट की अधिकतम राशि कितनी होगी? मैक्सिमम अमाउंट एग्जम्पशन इन केस ऑफ कंपनसेशन ऑफ रिट्रेशमेंट के केस में इसकी धनराशि 5 लाख रुपए की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मुआवजे के मामले में छूट की अधिकतम राशि वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में मैक्सिमम लिमिट कितनी दी हुई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो जल्दी से बताएंगे, देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन बच्चा करता है। चलिए जानते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में अधिकतम जो छूट की धनराशि है वो कितनी है? 5 लाख रुपए की, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कर्मचारी द्वारा प्राप्त राशि सेवानिवृत्ति के समय मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में जमा की गई राशि पर छूट मिलेगी। कितनी धनराशि पर मिलेगी? संपूर्ण धनराशि पर छूट मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर छूट उपलब्ध होगी, किस पर होगी? कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पर, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पर, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव पर, या उपरोक्त सभी पर? तो उपरोक्त सभी पर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है गत वर्ष से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्त वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो कम्यूटेड पेंशन कर योग्य होगी। बेटा अगर कह रहा है ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो उसकी जो उनने पेंशन कम्यूट कराई है तो उसकी कर योग्य राशि कितनी होगी? तो ध्यान रखेंगे अगर कर्मचारी को पेंशन मिल रही है और पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी मिल रही है, यानी कि उसको दो दो जगह से पैसा मिल रहा है, तो उसको बेनिफिट कम देंगे। और यदि कर्मचारी को एक जगह से, एक सोर्स से पैसा मिल रहा है तो उसको बेनिफिट ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसको एक ही जगह से मिल रही है। तो ऐसे लॉजिक लगाकर याद रखेंगे। कम्यूटेड पेंशन के केस में यदि ग्रेच्युटी मिल रही है तो बेनिफिट कम देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो बेनिफिट ज़्यादा देने के लिए क्या करेंगे? कुल पेंशन का 1/2, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मकान किराया भत्ता कैसा होता है? तो मकान किराया भत्ता जो है एक निश्चित सीमा तक छूट प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली में रहने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला एचआरए वास्तविक एचआरए वेतन के 10% से अधिक का भुगतान किए गए किराए की अधिकता या जो भी कम हो। यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है अगर एक कर्मचारी को जो कि दिल्ली में रह रहा है एचआरए का भुगतान किया जा रहा है तो हमारे से पूछ रहा है कि उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, क्या लिमिट है। तो जो उसके अंदर रूल रेगुलेशन है उसमें क्या कह रहा है, एचआरए के केस में जो नियम है वो क्या कहता है कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं उसमें से जो सबसे लोअर वैल्यू होगी उसकी आपको छूट मिल जाएगी। वो कौन कौन सी है? एक तो है एक्चुअल वास्तव में एचआरए रिसीव, दूसरा है रेंट पेड माइनस
10% सैलरी। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि दिल्ली मुंबई कलकत्ता और चेन्नई ये 4 बड़े महानगरों में रहता है, तो क्योंकि महानगर में खर्चा ज़्यादा आता है तो वहाँ पे आता है वेतन का 50%। इन 4 स्थान को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर रहता है तो उस केस में वेतन का 40% लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दिल्ली का रहने वाला बड़ा महानगर है, तो वहाँ पे क्या आएगा, वेतन का 50%। इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते में ब्याज क्रेडिट पर छूट मिलेगी। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट जो मिलता है वो कहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है, 9.5% तक एग्जाम्प्ट होता है। अगर उससे ज़्यादा का भुगतान मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में तो वह धनराशि कर योग्य होती है, इन सैलरी हेड में शामिल की जाती है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए निम्न में से किस भत्ते पर छूट है। डियरनेस अलाउंस पर, सिटी कंपनसेशन अलाउंस पर, फॉरेन अलाउंस पर या मेडिकल अलाउंस पर। तो ध्यान रखेंगे बेटा, फॉरेन अलाउंस पर जो है यह एग्जम्प्टेड अलाउंस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा भत्ता पर छूट है। एजुकेशन अलाउंस पर जो छूट मिलती है वो कितनी मिलती है, कितने बालकों पर मिलती है, तो उस संदर्भ में है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 1 बच्चा, 4 बच्चे, 3 बच्चे या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दीज आएगा। क्यों, क्योंकि एजुकेशन अलाउंस की जो छूट मिलती है मैक्सिमम 2 बच्चों पर मिलती है, 2 बच्चों को मिलती है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। और यह लिमिट कितनी, अगर लिमिट की बात करें तो 100 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, 100 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों तक। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि यदि पहले अटैम्प्ट में 1 बच्चा है और दूसरी बार जुड़वा बच्चे होते हैं तो उस केस में यह 3 बच्चों तक छूट मिलेगी। चलिए तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स से संबंधित हमारे क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के चैनल के साथ जुड़े, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।